वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो कितनी बेबस हो चुकी थी इस पराई शहर में आकर, जो मिलता बस बस उसका फायदा उठाना चाहता था। और अब ये आदमी भी बस उसके सुंदर शरीर को पाने के लिए उसे मदद का हवाला लेकर लूटना चाहता था। धमनी अपनी सोच में घूमती कि तभी छोटे की आवाज उसके कानों में पड़ी, सोच ले अच्छे से, कल फिर रहूंगा, तब तक बता देना। छोटे ने इतना किया, अगर धमनी को छोड़ दिया तो धमनी अब डर कर वो छोटे से बहुत दूर रूम में बने अलमारी के पास जाकर खड़ी हुई, छोटे से देखकर मुस्कुराई। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन को हाथ में लेते हुए भी धवनी को देख रहा था। ये देख धवनी अब बहुत ज्यादा घबरा गई। शायद एक बार फिर किसी गलत आदमी को उससे मदद की उम्मीद कर बैठी थी। वहीं छोटे ने फोन कॉल लेते हुए कहा, हाँ गुरु। तो उधर से गुरु ने कहा, विठल अभी भी निकला है, जल्दी बाहर आ। छोटे ने एक नजर धवनी पर डालते हुए कहा, हाँ आता हूँ। छोटे कॉल कट कर अब धवनी के करीब आया तो धवनी बिल्कुल अलमारी से हट गई। कोई रास्ता ही नहीं बचा था उसके पास छोटे से दूर होने का। वहीं छोटे ने धवनी की कमर से पकड़ के उसे अपने करीब खींच लिया और उसे झुककर उसके होठों को छूते हुए कहा, कल मिलते हैं। इतना कहकर वे अब पीछे हटा और दरवाजा खोल जल्दी से बाहर निकल गया। उसे जाते देख धवनी धम से वहीं नीचे बैठ गई। क्या करे वो छोटे, क्या वो छोटे पर विश्वास करे? पर वहीं उसने भी उसे सबकी तरह धोखा दिया। तो इधर छोटे बाहर निकल कर आया तो अम्मा जी ने उसे देखते हुए पूछा, क्यों रे छोटे, इतनी आज इतनी जल्दी बाहर आ गया? अपने कोठे का सबसे चमचमाता हीरा दिया था तुझे, पर लगता है चांसनी नहीं आई तुझे। छोटे ने अम्मा जी की बात सुन उसके मुंह पर एक और नोटों का बंडल फेंकते हुए कहा, कल आऊंगा और ध्यान नहीं, उस लड़की को कोई छुएगा नहीं, समझ में गई? अम्मा अम्मा जी ने नोट संभालते हुए कहा, ठीक है समझ गई। छोटे अब जल्दी से बाहर निकल गया तो ना तो गुरु ताना ही उसकी कार खड़ी थी। वह जल्दी से वहां से निकला तो कुछ दूरी पर गुरु विठल पे अपने लात गुरु से घुसा रहा था। नजारा देख अब छोटे जल्दी से अपने गुरु के पास भागते हुए आया। इधर गुरु ने विठल के कॉलर को पकड़कर उसे उठाया तो विठल ने नशे में मदहोश होकर कहा, अरे भाई कौन हो, क्यों मुझे मार रहे हो? तो गुरु ने उसके मुंह पर एक और मुक्का चढ़ते हुए कहा, बताऊंगा सब बताऊंगा, पर उससे पहले तो मेरे सवालों के जवाब देगा। ये कहते हुए गुरु ने अब विठल के गले पर वार किया तो वह बेहोश हो गया। तो गुरु ने अपने पास आते हुए छोटे से कहा, गाड़ी में डाल दी से। छोटे ने हमें हिलाया और फिर जल्दी ही विठल को पीछे से कार में ले जाकर बांध कर डाल दिया। छोटे ने गुरु के पास आते ही आया और कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब नहीं गुरु, जब तेरे भाई सामने भाईजान होगा। गुरु ने छोटे की बात सुनी तो छोटे को देखते हुए अचानक से उसके गले लग बोला, मुझे माफ कर दे छोटे, मैंने भी तुझे सबकी तरह गलत समझा। अगर तू नहीं हो तो शायद आदमी जिंदा बचता ही नहीं। छोटे ने गुरु की बात सुन उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं अब बस बेकर ज्यादा सेंटी मत हो, चल निकलते हैं यहाँ से। गुरु ने हाँ में सिर हिला दिया और छोटा ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गुरु उसके साथ बैठ वहां से निकल गया। सुबह के समय अपार्टमेंट पर अनवी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। आज उसने नाश्ते में अपना फेवरेट पोहा बनाया था और खुश होकर खाना खाना ही शुरू किया था कि तभी प्रीति का फोन आया। अनवी ने कॉल पिक करते हुए कहा कि हाँ क्या हुआ? तो उधर से प्रीति ने गुस्सा करते हुए पूछा, रात में मेरी कॉल क्यों पिक क्यों नहीं की? रात को याद करती ही अनवी एक बार फिर अब का मन खराब हो गया। वो अर्जुन का उससे बदतमीजी पेश आना और फिर उसे छूने की कोशिश करना। अनवी कल की यादों में खो चुकी थी और की प्रीति की आवाज ने उसे वापस होश में लाया। तो अनवी ने उससे कहा, कल आकर सो गई थी मैं, शायद इसलिए नहीं उठाया होगा। प्रीति ने उसकी बात सुन अब उससे कहा, दीप्ति की मेहंदी और संगीत है, शाम को आज हम लोग होटल से जल्दी आ जाएंगे। तो अनवी ने हकलाते हुए कहा, प्रीति वो मैं कह रही थी कि तू ही चली जा, आज मैं होटल में नहीं जा रही। अनवी की बात सुन प्रीति ने जल्दी से पूछा, अरे क्यों मैडम, नहीं आए तो नौकरी छूट जाएगी। अनवी अब चुप हो गई। तभी प्रीति ने कहा, तू रेडी होकर आ जाए, वैसे ही आज आप अब अपन दोनों हाफ डे करेंगे, उसके बाद दीप्ति की शादी के लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अनवी ने पूछे मन से हाँ कहकर फोन कट कर दिया। नाश्ता करी मैं अनवी अब रेडी हो गई। वो अपना रोयला टॉवल बालकनी में सुखाने के लिए आई थी तभी उसकी नजर अपनी बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर बनी दूसरी बिल्डिंग में बालकनी के सामने खड़े अर्जुन पर गई। अनवी उसे देखकर डर गई। अर्जुन वो उसे आधे देख छुआ दिया, पर उधर जैसे ही अनवी की आंखें अर्जुन से मिली तो अनवी के हाथ से टॉवल नीचे गिर गया। अनवी अर्जुन को देख पूरी तरह से घबरा गई थी, पर उसने खुद को संभालकर टॉवल उठा लिया और उसे स्टैंड पर डालकर अंदर चली गई। डर के चलते अनवी के अब हाथ कांपने लगे थे। खुद को संभालते हुए वहीं बेड पर बैठ कर गई तो वह समझ चुकी थी कि अर्जुन जानबूझकर उसे परेशान कर रहा हूँ, पर क्यों? उसके
उसने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या एक पार्टी में बिना बुलाए जाने पर इतना बौखला गया? अन्वी ने अब जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया और अपनी मम्मी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही अन्वी ने जल्दी से कहा, मम्मी। तो उधर से प्रतिभा जी ने कहा, हाँ बेटा। अन्वी ने अपने आंसू पोंछे उनसे शिकायत करते हुए कहा, कल आपने कॉल क्यों नहीं किया था? तो प्रतिभा जी ने उसे बताते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हारी फ्रेंड दीप्ति के घर गए थे, आज तो तुम भी आओगी ना। प्रतिभा जी को आजकल अन्वी में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे। शांत अन्वी अब चिड़चिड़ी हो गई थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा था। वे उससे बात करना चाहती थी पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। इधर अन्वी ने अपनी मम्मी की बात सुन हाँ में सिटाते हुए कहा, हाँ, पर शाम को थोड़ी देर तक बात करने के बाद अन्वी ने कॉल कट कर दिया। उसे अब कुछ हद तक अच्छा महसूस हो रहा था। वो अब उठकर रूम में ही कपबोर्ड ठीक करने लगी। अभी होटल जाने में समय था तो वे अपने घर के ही काम निपटा रही थी। काम करते हुए अचानक से अब उसे कुछ खट्टा खाने का मन करने लगा। अन्वी ने काम छोड़ अपना पेट पकड़कर कहा, अभी तो नाश्ता किया है मैंने और अब फिर से कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या हो रहा है? अपने मन को मारकर वो अपने अपने कपड़े सलीके से रखने लगी, मगर कुछ देर बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब किचन में चली आई। इधर उधर पूरी किचन में अपने लिए कुछ खट्टा खाने को ढूंढने लगी। उधर ये उसकी क्रेविंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वे पागल हो रही थी। तभी उसे एक छोटी सी अचार की बोतल दिखी। उसे देख अन्वी खुश हो गई और जल्दी से उसे खोलकर वहीं किचन स्लैब से सिर टेक कर बच्चों की तरह खुश होते हुए खाने लगी। अचार खाते हुए उसने फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें एक भी फ्रूट नहीं था। ये देख अन्वी अब अचार खाना बंद कर वहीं अपने घुटनों पर फ्रिज खोले ही बैठ गई। एक बार भी उदासी उसके चेहरे पर दिखाई गई। अन्वी ने दुखी होते हुए कहा, ये मैं क्या कर रही हूँ? अन्वी को ठंड महसूस हुई तो उसने जल्दी से फ्रिज बंद कर दिया। अन्वी ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछे अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मम्मा की जान, बहुत बुरी है ना आपकी मम्मा। आपके पापा की याद में आपको तो भूल गई कि ऐसी चीजें खाकर वे आपको क्या दे रही है। अन्वी ने ये कहते हुए जल्दी से वे अचार फेंक दिया और फिर जल्दी से एक बैग लिया और अपना पर्स लेकर बाहर निकल आई। आज भी अन्वी को खाली फ्रिज देखकर एहसास हुआ कि वे खुद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही है और इस सब में उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रीति के साथ जब वे डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने उसे बता दिया कि वे कमजोर और बच्चे पर उसका असर ना पड़े, इसके लिए उसे रोज एक अच्छी डाइट लेने की जरूरत थी। पर गुरु और अपनी लाइफ में उलझी अन्वी जैसे इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही थी। पर उसने अब सोच लिया था कि वह और लापरवाही नहीं करेगी। अन्वी की स्कूटी अभी भी होटल पार्किंग में ही थी तो उसने पैदल चल कर ही कुछ दूरी तय कर ऑटो रिक्शा लिया और उसमें बैठ गई। वहीं उसके ऑटो के पीछे चल रही ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठे गुरु ने छोटे से कहा, अभी मैं तुझे मुंबई वापस नहीं ला रहा था। तुझे पता था कि तू मुझे पता था तो क्यों यही करेगा? भाभी को देखकर ज्यादा हाथ पैर मार रहा है। गुरु ने छोटे की बात सुनकर ट्राई करते हैं कहा, तो अपना मुंह बंद करेगा या मैं करूँ? छोटे ने गुरु को देखते हुए कहा, नहीं कर रहा। साले झूठे, क्या कही थी तूने कि तू विठल के पास जा रहे? तो गुरु ने अन्वी के ऑटो को देखकर कहा, हाँ तो जाऊंगा ना, पर तेरी भाभी से मिलकर छोटे गुरु की बात सुन हैरान हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरु, इस वक्त पुलिस की नजर है भाभी पर। अगर तू उनके पास गया तो हो सकता है कि हम मुसीबत में फंस जाए। वो डीसीपी अभिनव तेरे हाथ पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, सब मान चुके हैं, तू मर चुका है। सिवाय उस डीसीपी को छोड़कर गुरु ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद अचानक से अपनी गाड़ी रोक दी और फिर गेट खोल छोटे को इग्नोर कर बाहर निकल गया। छोटे भी कार से निकलकर बाहर आया तो वे लोग इस समय सब्जी मंडी में आए थे। छोटे ने सिर पर अपने हुड्डी डाल लिया और इधर उधर गुरु को ढूंढा तो वह भी एक काले रंग की हुड्डी में अपने एक फलों के ठेले के पास खड़ी अन्वी को घूर रहा था। पता नहीं गुरु के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। वहीं अन्वी मंडी पहुंच चुकी थी और वहां पर पहुंचकर सबसे पहले उसका ध्यान अपनी तरफ वहां खड़े ताजे ताजे अमरूद के ठेले ने खींचा था। उसने एक अमरूद को उठाकर उसकी खुशबू को महसूस करते हुए पूछा, भैया भाई ये कैसे दिया? वो तो उस ठेले वाले ने कहा, 40 रुपए किलो मैडम। अन्वी ने उसके दाम सुन उन्हें लेना चाहा पर कुछ याद करते ही उसने सबसे पहले उसके सामने वाले आंटी जी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही अन्वी ने उनसे पूछा, आंटी जी मैं मार्केट आई हूँ अपने लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने, आप बताइए ना क्या क्या ले सकती हूँ जो मेरे लिए ठीक हो। तो आंटी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या लेना चाहती हो। इस पर अन्वी ने कहा, अमरूद ले सकती हूँ। तो मैं तो आंटी ने जी ने कहा, ले लो पर अधिक मत खाना, सर्द मौसम में। इसी तरह आंटी जी से पूछते हुए अन्वी ने थोड़ी सब्जी और थोड़े फ्रूट्स खरीद लिया। आंटी जी को पता था कि अन्वी प्रेग्नेंट है, पता नहीं क्या था
पर वे अन्वी को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। उनके खुद के बेटे बहू होने के बाद भी वे और उनके पति बहुत अकेले थे, क्योंकि दोनों बेटा बहू उन्हें छोटे अंधेरे मुंबई छोड़ अंधेरे मुंबई में रहती थी। ऐसे में अन्वी उनके और वे दोनों अन्वी के अकेलेपन का सहारा थे। अन्वी अपनी मम्मी को बताना चाहती थी कि वे माँ बनने वाली है, पर वही बात आ जाती उसके पापा उसकी हालत के बारे में पता लगते ही उसे फिर से बिना उसे शादी करने का बोलते, तो वे बस अब भी चुप ही थी। इधर अन्वी से कुछ दूर पर खड़े गुरु और छोटे अन्वी को ही देख रहे थे कि तभी छोटे ने गुरु से कहा, मैं कह रहा हूँ मत जा यार, भाभी पहचान लेगी तेरे को, देख लिया तूने उन्हें, क्या इतना काफी नहीं है तेरे लिए। गुरु ने उसकी बात सुन अपनी बेचैन आंखों से अन्वी को देखते हुए कहा, नहीं, मुझे उसे अपने गले से लगाना है, बस एक बार उसके बालों से आती खुशबू को महसूस करना है। तो छोटे ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, तू ज्यादा पगला दीवाना बना जा रहा है और बस मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तू देख निकल अपना। मैं नहीं कुछ बोल रहा। गुरु ने सामने से आती अन्वी को देख एक आह भरी और फिर पलट गया। यह सच था कि अगर वे अन्वी के करीब गया तो वे शायद वो उसे पहचान लेगी, पर यह भी सच था कि अगर वे जल्द से जल्द उसके पास नहीं गया तो तड़प तड़प कर ही मर जाएगा। कितना मजबूर था कि वो अपनी मोहब्बत के सामने होने पर भी उसे अपने सीने से नहीं लगा सकता था। पास से गुजरी अन्वी को देख गुरु को अपने दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। छोटे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमजोर नहीं पड़ने का भाई। वे दोनों अब अन्वी को ऑटो रिक्शा का वेट करते हुए देखने लगे थे कि तभी अचानक से कुछ गुंडे वहां से निकले और अन्वी के पास से गुजर रहे एक बूढ़े अंकल का पर्स छीन उन्हें धक्का देते हुए वहां से भागे। तो वे अंकल मदद के लिए चिल्लाने लगे। अन्वी आवाज सुन मुड़ ही थी कि तभी उन तीनों गुंडों में से पीछे वाले ने बीच में आई अन्वी को भी धक्का दे मारा और भागने लगे। कुछ दूरी पर खड़े गुरु और छोटे ये देख जल्दी से अन्वी की तरफ लपके। छोटे ने उन तीनों में से दो को अपने एक एक मुक्के से पटका, तो वहीं गुरु वो बस अन्वी की तरफ भागते हुए पहुंचा, पर उसके पहुंचने से पहले रघु ने वहां कर अन्वी को पकड़ लिया। रघु को देख गुरु गुस्से में या कहेगी जलन से भून गया और उसने जल्दी से अन्वी के पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे उसने उसे अपने पास खींच लिया। अन्वी का खींचा ताने में बेरहम पिघला, पर गुरु ने जल्दी से उसके कंधे को पकड़ अपना एक हाथ उसके पेट पर रख उसे सहारा देकर अपनी आवाज बदलने की कोशिश करते हुए पूछा, ठीक हो? वहीं अन्वी जो भी कुछ हुआ उस सबसे इतना हैरान हो चुकी थी, उसे गुरु की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। बस एहसास हुआ तो वे भी गुरु के हाथ का उसके पेट पर होने का वे खुश हो गई, और जैसे गुरु ने उसके बच्चे को चोट पहुंचाने से बचा लिया हो। वहीं अब रघु ने जल्दी से गुरु की तरफ बढ़कर उसका कॉलर पकड़ना चाहता कि तभी गुरु ने अन्वी को देखते हुए रघु के गुरु के हाथ का मुंह पकड़कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। तो रघु ने उस पर भड़कते हुए बोला, ज्यादा दम दिखानी है तो मेरी भाभी से दूर कर, तब तुझे बताता हूँ साला, ज्यादा हीरो बनना है। गुरु का हाथ अभी भी अन्वी के पेट पर ही था। अन्वी अब गुरु के चेहरे को देखने लगी, पर मास्क और काले चश्मे से ढके उस चेहरे को देखने में वो असमर्थ थी। तभी उसे अपनी हालत का ध्यान ख्याल आया, तो रघु और उस अनजान शख्स के बीच खड़ी हुई थी और उस गैर आदमी का हाथ अपने पेट पर देख अन्वी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? तो इस पर गुरु ने अपनी बदली हुई आवाज में कहा, बदतमीजी क्या मैडम, मैं तुम्हें गिरते हुए देखा इसलिए भागा चला आया, पर शायद ये बात तुम्हारे इस भाई को पसंद नहीं आई। ये कहते हुए गुरु ने रघु के हाथ को छोड़ा, तो रघु ने अन्वी को पीछे खींचते हुए कहा, भाभी तुम जाकर कार में बैठो। मैं तो अन्वी ने आसपास बिखरे अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को देखते हुए कहा, पर मेरा सारा सामान। तो इस पर रघु ने गुरु को देखते हुए कहा, मैं दोबारा खरीदूंगा, आप जाओ कार में बैठो, आजकल गिद्ध बहुत हो गए हैं मुंबई में। अन्वी ने उसकी बात सुन एक नजर गुरु पर डाली, उसे लगा जैसे वे अपने काले चश्मे में उसे घूर रहा था। इधर छोटे ने उन पकड़े दो चोरों से उन अंकल का पर्स लेकर उन्हें वापस किया और गुरु के पास चलाया। रघु ने भी अन्वी के जाते बस गुरु को एक नजर घूरा और फिर कार में जा बैठा। छोटे ने गुरु के पास आते हुए हंसकर कहा, ये तो दोनों ही तेरे को पहचान नहीं पाए। गुरु जो कि अभी भी अन्वी के पास होने के एहसास में खोया हुआ था, वो अब छोटे की आवाज सुन खुशी से उसके गले लगकर बोला, ऐ छोटे, मजा आ गया रे, बस एक चुम्मा देती जाती तेरी भाभी तो मैं बावला हो जाता। छोटे गुरु की हरकतें देख इधर उधर देख कर हंसा। उसने गुरु के मजे लेते हुए कहा, तो फिर क्या आज के बाद भाभी से नेक्स्ट मीटिंग तक नहाना बंद, वरना उसके पास होने का एहसास भी नहाते समय धुल जाएगा। तो इस पर गुरु ने उसे नीचे उतार कर सीरियस होते हुए कहा, हाँ ये सही कहा तूने। उसकी बात सुन छोटे ने अपना सिर पीट लिया। तभी गुरु ने अचानक से गंभीर होते हुए कहा, वो लड़का कहाँ का था जिसने अन्वी को धक्का दिया? छोटे ने कहा, यहीं पास की दीनदयाल चौलम का पॉकेट मार है।
गुरु ने कार में बैठते हुए कहा, चल आज उसकी पॉकेट मार कर आते हैं। अन्वी रघु के पास अपार्टमेंट वापस आई तो रघु ने उस पर नाराज होते हुए कहा, भाभी क्या तुम सच में मुझे और शिवा भाई को अपना कुछ नहीं मानती? उसकी बात सुन अन्वी ने रघु से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो और क्या कुछ और क्या कहूँ, कुछ बताते नहीं, खुद ही अकेले खुद को परेशान कर सब कर लेती हो, कहीं भी अकेले निकल जाती हो, यहाँ तक रात में भी। क्या हम तुम्हारे लिए क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? रघु नाराज होकर बोले जा रहा था तो अन्वी ने धीरे से कहा, सॉरी, आगे से कभी कहीं भी जाऊंगी तो आपको बता कर जाऊंगी या आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। रघु ने उसकी बात सुन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ये हुई ना बात, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारी सब्जी और फल लेकर आता हूँ। अन्वी उसकी बात सुन फ्लैट के अंदर चली गई। इधर एक कैफे के अंदर बैठा शिवा किसी गाने का इंतजार कर रहा था। कृति भी कोई उसके सामने आकर बैठ गया। शिवा ने उसे देखते हुए कहा, कैसी हो? तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शिवा ने उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो प्रीति, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जो चाहती हो वो हमारे बीच कभी नहीं हो सकता। प्रीति ने शिवा की बात सुन अपनी आंखों में आए उस एक आंसू को जल्दी से साफ करते हुए कहा, अगर आपको यही सब बातें करनी है तो मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहते हुए प्रीति वहां से उठकर जाने को हुई तो शिवा ने भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, तुम जिद कर रही हो, मेरे ख्याल से कम अन्वी का हाल देखकर ही तुम्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। उस समय गुरु के जाने पर हमारे बीच बातें हुई, तुमने मुझे संभाला, उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पर उन बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्रीति शिवा की बातों को सुनकर अपनी जगह पर ही रुक गई और उसने शिवा की तरफ देखते हुए कहा, उन बातों का आपके लिए कोई मोल नहीं है ना मेरी कोई वैल्यू हो, तो क्यों मुझे सफाई दे रहे हैं? उस वक्त जब जीजू के जाने के बाद आपकी हमदर्द बनकर आपका दर्द कुछ कम ही तो क्या था, और बस डेली आपके पास आकर आपको पीने से रोकना, कुछ बातें करना, आपको समय पर खाना खिलाना, इससे ज्यादा कुछ कहाँ क्या था। ये तो एक केयर टेकर भी करती है। तो समझ लीजिए कि मैं उस वक्त आपकी केयर टेकर थी और आप भूल जाना कि आपके किसी केयर टेकर ने आपको प्रपोज किया था। मुझ जैसे गुंडे से प्यार कर तुम्हें बेनवी के जैसे जिंदगी बितानी पड़ सकती है, शायद उससे भी बुरी। शिवा की बातों को सुन प्रीति की आंखों से आंसू भर आए। ये देख शिवा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेवकूफी मत बनो, पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़े हो, किसी अपनी बराबरी के लड़के से प्यार करो, क्यों मुझ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बुरे नहीं है, मैं बदलना चाहती हूँ आपको। आपके लिए जो फील करती हूँ अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर मैं बहुत चाहती हूँ आपको, प्रीति ने रोते हुए कहा। तो शिवा ने उसे गुस्से से देख चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप अपने उम्र से 2 गुने बड़े लड़के को अपनी बेटी का हाथ दे देंगे? क्या वे एक गुंडे से अपनी बेटी की शादी करेंगे? और क्या वे ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करेंगे जो पहले से शादीशुदा है और एक 8 साल की बच्ची का बाप है? प्रीति शिवा की बात सुन उसे अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखने लगी। तो शिवा ने उसे देखते हुए कहा, वकील था पैसे से, पर किस्मत देखो आज कहाँ हूँ। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, बेटी है जो कि बोर्डिंग स्कूल में है, एक बहन है जो कि देख नहीं सकती, मैं उन्हें नहीं संभाल सका, तो मैं क्या संभालूंगा? मेरी उम्र 33 साल और तुम 23 साल, क्या कोई मैच है हम दोनों का? तुम अपने अल्हड़पने में बेवकूफी मत करो, तुम्हारा प्यार नहीं हूं मैं, बस कुछ दिनों का पागलपन हूँ। प्रीति शिवा का सच जान शौक थी। आंसू उसकी आंखों में भरे थे जो अब गाल पर लुढ़क आए। वे अब जल्द से बिना कुछ बोले कार से निकल गई। वहीं शिवा ने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली। इधर प्रीति बेसुध होकर रोड पर चले जा रही थी। गुरु के जाने पर शिवा टूट गया था। उस समय प्रीति ने उसे संभाला तो वो भी उसके साथ अपने नजदीकियों से अपने दिल में उसके लिए कुछ फील करने लगी थी। और उसने जब शिवा को अपने दिल की बात बताई, उसे प्रपोज किया, तो शिवा ने आसानी से कह दिया कि वो उसके लिए कोई नहीं है, एक वो पागल ही थी जो न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। प्रीति 1.5 महीने पहले की यादों में खो चुकी थी कि कैसे उस रात जब पुलिस ने कहा कि गुरु मर चुका है तो शिवा उसके गले लग रोया था। एक लड़की मरना है क्या? आवाज सुन प्रीति होश में आई तो देखा वे बीच रोड पर चल रही थी। अपनी आंसू को पहुंच प्रीति जल्दी से रोड क्रॉस कर वहां से चली गई। वहीं इधर रघु ने अन्वी को होटल छोड़ा और वे वहां से चला गया। अन्वी होटल के किचन एरिया की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे किसी ने आवाज देते हुए रोका। अन्वी ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन खड़ा हुआ था। उसने अन्वी को अपनी उंगली से पास आने का इशारा किया तो उसे देख अन्वी ने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए घबरा कर कहा, जी सर। तो जो अर्जुन
तो अर्जुन ने उसे आवाज देते हुए कहा, यहाँ आओ। अन्वी डरते हुए उसके पास चलकर आई तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ, और आज के मेन्यू की रिकॉर्डिंग बात करनी थी तुमसे। इस तरह अर्जुन उसका हाथ पकड़ना अन्वी को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, सॉरी सर, मैं यहाँ सब नहीं देखती। मैं यहाँ एक जूनियर शेफ हूँ। मेन्यू के लिए आपको जो भी बात करनी है आप मास्टर शेफ से करें। उसकी बात सुन अर्जुन ने एक बार फिर अन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने छोड़ो। तुम ये सुनो, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं, सो भी ए गुड बॉय और मेरी बात मानो। इतना कहते ही अर्जुन अन्वी को अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट तक लेकर आया तो उन्होंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, पहले तो मेरा हाथ छोड़े। मगर तब तक लिफ्ट आ चुकी थी और अर्जुन अन्वी को खींचकर लिफ्ट के अंदर ले गया। अन्वी के लिफ्ट के बंद होने पर घबराते हुए अर्जुन से पूछा, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? अर्जुन ने अन्वी की चीख सुन उसे अपने पास खींच उसकी कमर को पकड़ उसे सड़कते हुए स्माइल देते हुए कहा, अपने बेडरूम में। अन्वी उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अर्जुन को धक्का देने के लिए हिलना डुलना चाहता कि अर्जुन ने गले के पीछे से अन्वी के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ कि किस तरह की लड़की हो तुम। पति छोड़कर मैं भाग गया तो मुझे बरकरार रखने के लिए नए नए मर्दों को अपने घर बुलाती हो और दिखाती ऐसे हो जैसे सच में सीता माता हो। अन्वी ने अपने हाथ चलाते हुए अर्जुन को पकड़ना चाहा पर वो उसकी पहुंच से दूर था। अर्जुन अन्वी को घसीटते हुए अपने साथ एक रूम में लेकर आया और उसने उसे वॉल की तरफ धकेल कर खुद उस पर चढ़ते हुए कहा, सच कहूँ तो तुम वाकई कमाल हो। पहली नजर में पसंद आई थी मुझे, पर तुम पर वो तुम्हारा सो कोल्ड एटीट्यूड वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बुरा न पर भी तुमने ना आकर जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अन्वी ने खुद पर झुकते हुए अर्जुन को धक्का देने की कोशिश करते हुए कुछ कहना चाहता कि तभी रूम में कुछ और लड़के एंटर हुए। उनके कदमों की आवाज सुन अन्वी ने सबकी तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो वे अब हैरानी से उसकी आंखें फैल गई और वे उनके चेहरे पर वो गंदी मुस्कुराहट देखकर बुरी तरह डर गई। उसने घबराते हुए कहा, सर प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज सर। अर्जुन ने अपने सामने गिड़गिड़ाती अन्वी को देख हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, अब तो मान गए ना कि अर्जुन ओबराय क्या चीज है। तो उसके एक दोस्त ने अर्जुन के पास आते हुए कहा, मान गए यार, तूने तो क्या मछली फंसाई है, चल शुरू कर। ये कहते हुए उन आए 5 लड़कों ने अपने अपने फोन कैमरा ऑन कर अर्जुन और अन्वी की तरफ किया तो ये देख। अन्वी ने रोते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मां बनने वाली हूँ, प्लीज सर। ये सुन अर्जुन ने अन्वी के पकड़े हुए हाथों को छोड़ना चाहा था कि तभी उसके एक दोस्त ने कहा, तू पीछे मत हट, ये इसकी ट्रिक है बचने की। अन्वी ने रोते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं सच कह रही हूँ। तो उसकी बात सुन अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड कपिल ने बड़ी बेशर्मी से कहा, ओ बेबी डॉल डोंट वरी, एक अलग ही मचा है। तो उसकी बात सुन अर्जुन ने अपने दोस्त पर चिल्लाते हुए कहा, चुप कर साले। अब उसने अन्वी की तरफ देखते हुए कहा, देखो बेबी, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जो फोर्स कर किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो, बस तुम्हें सिर्फ किस करना चाहता हूँ, वे भी अपने लिए नहीं, मेरे इन दोस्तों के लिए। वो ऐसा चाहते हैं। अब इसमें भी तुम्हारी गलती है। अगर उस दिन मेरे बुलाने पर तुम आ जाती तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं। मेरे दोस्तों को लगता है कि मेरे इस होटल में कोई वैल्यू नहीं है। एक मामूली सी लड़की मेरे होटल की एक सर्वेंट मुझको समझती ही नहीं है। अन्वी डरते हुए कहा, प्लीज सर मुझे जाने दो। अर्जुन ने अन्वी के होटल के करीब होते हुए कहा, बस एक किस की ही तो बात है बेबी, सच में तुम्हें अच्छा लगेगा। आखिर 1.5 महीने से पति लापता है तो उसकी कमी तो खलती होगी ना तुम्हें। अन्वी ने अर्जुन की बातें सुन अपनी आंखें भींच ली। क्या करे वो, कैसे खुद को बचाए। तभी अर्जुन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, एक ऑफर दो, बी माई मिस्टेक, तो फिर तुम्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी और मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन अन्वी से ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके दोस्त कपिल ने कहा, क्या अर्जुन जल्दी कर यार, हम बहुत लोग वेट कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों की बातें सुन हंसते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तो तुम लोग बेसब्र हुए जा रहे हो। ओके लेट्स डू। इतना कहकर वे अन्वी के होठों को छूने के लिए झुका ही था कि तभी अन्वी ने अपना पैर उठा अर्जुन के पैरों के पीछे से मारा। उसके ऐसा करते ही अर्जुन ने एकदम से अन्वी के हाथों को छोड़ दिया और वे दर्द से तिलमिला उठा। वहीं अन्वी ने शौक हो चुके कपिल के हाथ से फोन छीन उसे थप्पड़ मार दिया और फिर अर्जुन को देखते हुए कहा, बदतमीज घटिया इंसान, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे होटल में काम करती हूँ तो तुमने खरीद लिया मुझे, थूकती हूँ तुम्हारी ऐसी नौकरी पर। ये कहते हुए अन्वी ने अब जल्दी से अपना बैग उठाना चाहता मगर कपिल ने जल्दी से अन्वी को पकड़ते हुए कहा, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे हमें मारेगी। तो अन्वी ने उसे एक और थप्पड़ मार खुद को छुड़ा लिया और फिर उसे धक्का देकर अपना बैग छोड़ भागे। तो कपिल ने अपने दोस्तों से कहा, सालो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। वहीं अर्जुन वो दर्द से तड़प कर बेड पर लेट गया था। इधर अन्वी बदे भाग से भागी और एक एक कर रूम खोलकर देखने लगी।
ताकि किसी रूम में छुप सके। उसे एक जल्दी ही रूम खुला मिला तो वो उसमें घुस गई। उसे होश ही नहीं था कि उसे डोर लॉक भी करना चाहिए। बस बेसुध वो वहाँ रूम में रखे सोफों के बीच जाकर छुप गई। अन्वी ने जल्दी से अपने ऊपर अपना हाथ रख अपनी सिसकियों को दबाना चाहा था कि तभी रूम का डोर खुला और कुछ लोगों के अंदर आने की आहट उसे सुनाई दी। अन्वी का डर और रोने की वजह से चेहरा लाल पड़ चुका था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। देख सहाय ने उस ओबराय को समझा कि मुझसे पंगा उसे बहुत भारी पड़ेगा। मेरे पैसे मुझे दे दे वरना मैं इस होटल को उड़ा दूंगा। तो दूसरा आदमी ने कहा, देख गुरु, शांति से काम ले, मैं बात करूंगा ओबराय से कि तू बस विठल को पता कर, मालिक पर ध्यान दे। गुरु क्या? अन्वी ने कुछ गलत सुना? नहीं उसने गुरु का नाम है ही तो सुना, नहीं गुरु ही सुना। उसने ये सब बोर्ड बढ़ाते हुए अन्वी सोफे के पीछे से अचानक से खड़ी हुई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। काले रंग के कपड़े पहने गुरु अपना मास्क नीचे कर उसके सामने खड़ा था। वहीं सामने खड़ी लड़की को देखकर गुरु सदमे में आ गया था। दिसंबर के महीने में अन्वी को पसीने से लथपथ इस रूम में देख गुरु हैरान हो गया। उसके साथ खड़े बाकी सभी रकामात साहब भी अन्वी पर गरजते हुए पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम? तो गुरु ने समाकांत पर चिल्लाते हुए कहा, नहीं साहब, आवाज नीचे कहते हुए गुरु अन्वी के पास आने लगा तो अन्वी ने भी उसकी तरफ हैरान हो अपने कदम बढ़ाए, पर अगले ही पल वो लड़खड़ा गई। गुरु ने झट से आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में लेकर संभाला तो अन्वी उसकी बाहों में झूलते हुए बेहोश हो गई। इधर प्रीति इस समय रोड पर चले जा रही थी कि तभी अचानक से एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार से निकलकर रघु ने उस पर चिल्लाते हुआ, ए छिपकली, तुझे क्या मरने के लिए मेरी कार ही मिली है। रघु ने इतना ही कहा था कि प्रीति उसे इग्नोर कर वहां से चुपचाप निकल गई। उसे जाते देख रघु को थोड़ा झटका लगा क्योंकि हर वक्त उसे लड़ने को तैयार रहने वाली प्रीति ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। रघु ने उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछा, क्या हुआ प्रीति, तू ठीक है? और होटल क्यों नहीं गई? वहाँ भाभी अकेली है। रघु की बात सुनकर प्रीति रुकी और उसने उसे देखते हुए कहा, हाँ तो क्या, मैंने सबकी तमारदारी करने का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया है, अकेली नहीं है वो, और भी लोग हैं वहाँ। रघु ने उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या बात हो गई, क्यों उखड़ी हुई है? तो प्रीति ने कुछ नहीं कहा और रोते हुए बस उसके गले लग गई। प्रीति के इस तरह गले लगने पर रघु को तो जैसे 100 वोल्ट का झटका लग गया। उसे लगा कि जैसे उसकी बॉडी को लकवा मार गया हो। वो सुन पड़ चुका था। ये शायद पहली बार था जब कोई लड़की उसके सीने से आ लगी थी। वहीं प्रीति वो बस उसे पकड़ कर रोए जा रही थी। इधर होटल के रूम में अन्वी गुरु की बाहों में थी। उसने कहा उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होना चाहती थी तो वो बहुत थक चुकी थी, पर अपने सामने आई उस चेहरे को वो ठीक से देखना चाहती थी। इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाकर गुरु की ठुड्डी से अपना मास्क खिसकाकर उसके गले तक किया तो अन्वी की आंखों में आंसू भर आए और इसी के साथ अब वो पूरी तरह अपना होश खोकर बेहोश हो गई। वही गुरु वो तो इस तरह से अन्वी को अपने सामने देख हैरान था कि तभी वाणी ने गुरु के पास आते हुए कहा, गुरु क्या कर रहे हो तुम? जल्दी अपना फेस मास्क पहनो। ये बेहोश है इसलिए उसे कुछ नहीं होश रहेगा। तुम अभी उसके सामने नहीं जा सकते। वाणी की आवाज सुन गुरु ने कुछ नहीं कहा और बस अगले ही पल अन्वी को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा तो वाणी ने एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? कहाँ लेकर जा रही हो उसे? वह जिंदा है और ठीक भी है, बस फिलहाल बेहोश है। वाणी की बात सुनकर ही गुरु का जैसे माथा ठनका और वे रुक गया। उसने वाणी को देखकर उस पर चीखते हुए कहा, ए चुप, अगर एक शब्द भी बोला तो तेरे मुंह से जुबान खींच लूंगा। गुरु उसकी बात सुनकर अन्वी को अपनी गोद में ली वहां से निकल गया। तभी वाणी ने अपने आदमियों से उसके पीछे जाने को कहा। इधर रमाकांत साहब अपने सामने के नजारे को देख हैरान था। उसने वाणी के पास आते हुए पूछा, कौन थी ये लड़की? वाणी उसकी आवाज सुन जैसे होश पाई और उसने डोर की तरफ देखते हुए कहा, डैडी, ये लड़की गुरु की पड़ोसन थी। उसके पहले वाले अपार्टमेंट में रमाकांत साहब ने अपनी बेटी की बात सुन उसे देखते कहा, पर मुझे तो ये पड़ोसन से ज्यादा उसकी महबूबा लगी। तो वाणी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं डैड, वो बस मुझसे प्यार करता है। उसका प्यार सिर्फ मैं हूँ, हाँ वो बस उसका है। उसके इतने दिनों की मेहनत को मैं इस तरह से बीच में आकर खराब नहीं कर सकती थी। कहाँ थी अन्वी जब गुरु मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था? कहाँ थी अन्वी जब गुरु का दर्द से तड़फ का बुरा हाल था? जब उसे अन्वी की जरूरत थी तब उसके पास नहीं थी। उसके पास थी तो सिर्फ अपू वाणी जब उसके छोटे मालिक और भाईजान के गुंडों से गुरु को बचा कर लाया था। तब वो गुरु में बस कुछ चंद बादशाह से बाकी थी। वह लगभग मर चुका था। उस वक्त रमाकांत साहब ने उसे बचाकर एक नई जिंदगी दी थी। वे वाणी थी जिसने आधा दिन गुरु की देखभाल की थी। तो अब यह गुरु सिर्फ उसका था, सिर्फ वो उसका। वाणी पुरानी यादों में खोई थी कि तभी साहब ने कहा, देखो बेटा, वे सब तो ठीक है, मगर ध्यान रहे कि इस मोहब्बत के चक्कर में तुम हमारे काम को
मत भूलना, रोके से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। वाणी ने सिर झुकाते हुए कहा, डेढ़ आप जी डेढ़ आप बेफिक्र रहे। सब मिस्टर साहे के जाते ही वाणी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं इधर गुरु अन्वी को अपनी गोद में लिए पार्किंग में कार के पास पहुंचा तो वहां कार से टिक कर खड़े छोटे ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, गुरु यहाँ ये भाभी। वहीं गुरु ने छोटे से कहा, जल्दी गेट खोल। छोटे ने गेट खोला तो गुरु ने अन्वी को कार में बैठाया और जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ भागा। छोटे उसे देख जल्दी से पीछे जाकर बैठ गया और उसने गुरु से कहा, क्या हुआ भाभी को? अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक थी, होटल के अंदर गई थी, फिर क्या हुआ इन्हें? गुरु ने अब छोटे की बात को कोई जवाब नहीं दिया और अन्वी के करीब आते हुए उसके गाल पर एक थपकी देकर कहा, अन्वी उठो, अन्वी मेरी जान उठो प्लीज। छोटे ने अन्वी को देखते हुए कहा, भाई तू गाड़ी हॉस्पिटल के लिए ले ले। गुरु ने उसे देखा में सिर हिला दिया और अन्वी का सीट बेल्ट लगाकर जल्दी से अन्वी को देखते हुए स्टार्ट की। कुछ ही देर में वह दोनों गुरु और छोटे अन्वी को हॉस्पिटल ले गए थे। अंदर डॉक्टर अन्वी का चेकअप कर रही थी और बाहर गुरु की जान जैसे उसके हलक में अटके हुई थी। तभी वाणी वहां पहुंच गई और उसने गुरु से कहा, क्या हुआ उसे? पर गुरु ने वाणी से कुछ नहीं कहा। बेबस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। गुरु ने परेशान होते हुए छोटे से कहा, छोटे ये डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रही? तो छोटे ने उसे संभालते हुए कहा, गुरु शांत हो जा और थोड़ा सब्र कर। इस पर गुरु ने खिसियाते हुए कहा, वही तो नहीं हो रहा यार। तभी एक बार वाणी ने गुरु के पास आते हुए कहा, गुरु तुम चलो यहाँ से, यह अभी सही समय नहीं है अन्वी के सामने आने का। गुरु ने वाणी की बात सुन अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हारा जबड़ा हिला दूं? वाणी उसकी आंखों में गुस्से से आई लालिमा को देख अब शांत हो गई कि तभी डॉक्टर निकल कर बाहर आई और उन्होंने गुरु और वाणी को देखते हुए पूछा, पेशेंट के साथ कौन है? उसकी आवाज सुनते गुरु ने जल्दी से कहा, जी मैं हूँ। डॉक्टर ने गुरु को देखते हुए पूछा, आप पेशेंट के कौन है? तो गुरु ने धीरे से कहा, डॉक्टर वो मेरी बीवी है। डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए कहा, आइए मेरे साथ। गुरु डॉक्टर के साथ उनके केबिन में गया तो डॉक्टर ने उससे पूछा, आपको पता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? डॉक्टर की बात सुनकर तो गुरु को ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट ही रुक गई हो। अन्वी प्रेग्नेंट मतलब उसका बच्चा। वहीं गुरु के चेहरे को देख डॉक्टर समझ गई कि उसे नहीं पता तो डॉक्टर ने उसे आगे बताते हुए कहा, लगभग 2 महीने का बच्चा है। फिलहाल बच्चा ठीक है, पर आपकी वाइफ अगर इसी तरह रही तो बच्चे की ग्रोथ पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। आपकी वाइफ बहुत कमजोर है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ ही ध्यान रहे कि इस समय वो ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। डॉक्टर की तमाम हिदायतों को सुन। अब जब गुरु बाहर निकल गया तो छोटे ने उससे जल्दी से पूछा, क्या हुआ गुरु? क्या कहा डॉक्टर ने? गुरु छोटे के गले लगा। ये देख छोटे घबरा गया और उसने गुरु से पूछा, गुरु कुछ तो बोल, मेरा दिल घबरा रहा है। इस पर गुरु ने छोटे को और कसकर पकड़ते हुए कहा, छोटे तेरी भाभी मां बनने वाली है। छोटे ने गुरु की बात सुन उसे खुद से दूर कर चिल्लाया, क्या कहा साले? तो गुरु ने अपना सर हिला दिया। वहीं छोटे ने खुशी से झूमकर उससे कहा, मतलब साले तो बाप बनने वाला। ये कहते हुए छोटे ने गुरु को उठा लिया। छोटे ने गुरु को नीचे उतारा तो गुरु ने एक बार फिर उसके गले लगकर पूछा, छोटे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? तो छोटे ने उसे अपने सामने कर हंसते हुए कहा, नहीं। मेरे गुरु की आंखें भर आई और उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। कुछ देर बाद उसने छोटे से कहा, छोटे मेरा बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी इस खुशी को कैसे जाहिर करूं। देखना ये सब क्या हो गया। अब हमारा परिवार बड़ा होने वाला है। छोटे उसकी बात सुन मुस्कुराने लगा और उसने गुरु को पकड़ते हुए कहा, जब हम आज भाभी से मिल ले उन्हें अपने सीने से लगा ले। तेरी जरूरत है उन्हें। उसकी बात सुन गुरु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं छोड़ने मुझे उसकी जरूरत है, वरना आज मैं इस खुशी से पागल हो जाऊंगा। गुरु ये कहे अंदर अन्वी के पास जाने को हुआ था। तभी वाणी ने उसे रोकते हुआ कि कितने बेवकूफ हो गुरु तुम, जब तुम खुद पिछले 2 महीनों से गायब हो तो अन्वी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? गुरु जिसके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी वो वाणी की आवाज सुन जैसे धीरे धीरे गायब हो गई। गुरु अब वाणी के पास आया। उसने अचानक से वाणी के गले को पकड़ उसे बोल से सटाकर पूछा, क्या सटाकर पूछा, अन्वी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये तो तुम मुझे बताए कि वे प्रेग्नेंट थी। ये बात तूने जानकर भी मुझे क्यों नहीं बताई? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।